हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम 30 सितंबर 2025 की ट्यूसडे आज हम इसकी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है डेली न्यूज़ एनालिसिस है यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए, यानी कि यूपीएससी के लिए जितने भी उसमें सिलेबस है उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उन सभी को हम इसमें वन बाय वन कवर करते हैं। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से हमारे टॉपिक रहते हैं। एक तो पॉलिटी होता है, इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की कोई न्यूज़ आ जाती है या फिर इकोनॉमी की, उसके अलावा साइंस एंड टेक को लेकर, और इसके बाद इन्वायरमेंट। तो ये सभी जो है मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड यूपीएससी जो है करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है इसको आप देखिए, ये आईआईपी इंडेक्स को लेकर है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको लेकर कि भारत का जो इंडस्ट्रियल उपभोक्ता का जो वृद्धि है वो कम हो चुकी है। तो ये आप हेडलाइन देखिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 4% इन अगस्त, यानी कि अगस्त में इसकी जो कमी देखी गई है वो 4% तक इसकी कमी हो चुकी है। तो अगर इससे पहले का हम जो आर्टिकल देखते हैं, यानी कि जो अगस्त में आया था, यानी कि लास्ट मंथ जो हमने न्यूज़ देखी थी उसमें ये आई थी रिपोर्ट कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी जंप हो चुकी है 4 मंथ में 3.5% तक। अब उसमें थोड़ी कमी देखी गई है। अब इस कमी के आखिर कारण क्या थे, इन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इसमें ये जो इंडेक्स अभी जारी किया गया इसमें कोई भी जीएसटी का इफेक्ट नहीं ऐड किया गया है। जो भी जीएसटी के रिफॉर्म्स या फिर टैरिफ है उसमें उससे रिलेटेड इसमें कोई भी डेटा या फिर कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि जीएसटी के अभी जो रिफॉर्म्स हुए, आपको पता ही होगा जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किए गए हैं, या फिर एक तरह से जो टैरिफ लगा है भारत पर 50% या 100% जो अभी टैरिफ लगाया गया ट्रंप के द्वारा, तो उनका कोई भी इफेक्ट इस वृद्धि में या फिर इस कमी में दर्ज नहीं किया गया। ये उसके बिना ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो जनवरी 2025 में हमारी जो वृद्धि थी वो थी 5.21% तक। उसके बाद फिर अप्रैल 2025 में 4 मंथ में इसको देखा गया 2.5% तक, 2.57 तक हुई। उसके बाद जुलाई 2025 में 3.5 तक ये वृद्धि दर्ज की गई थी। अब जो अभी जो इन्होंने सूचकांक जारी किया है उसमें कमी पाई गई है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आईआईपी क्या होता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, यानी कि भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है उसको ये मापता है। ये मापने वाला एक तरह से संकेतक है। देश के जो औद्योगिक क्षेत्र जिसमें खास तौर पर जो आते हैं खनन, उसके साथ विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर आता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये सभी उद्योग में शामिल होते हैं। तो इन सभी को शामिल करके यानी कि इन सभी में वृद्धि देखेगी, कौन से सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई। फिर उसके बाद ओवरऑल इसका डाटा चेक कर लिया जाता है, यानी कि ओवरऑल इसकी जो भी इसमें ग्रोथ होती है उसको चेक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा में वृद्धि या फिर कमी, इन सभी को इस सूचकांक के जरिए दर्शाया जाता है। जो आईआईपी होता है इसका यूज़ किस लिए होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति कैसी चल रही है या फिर उद्योगों का विकास कैसा चल रहा है। उसके साथ ही नीति निर्माण के लिए काफ़ी सहायता रहती है कि नीति आगे जो पॉलिसीज़ बनानी है गवर्नमेंट ने, वो उद्योग को लेकर कैसी पॉलिसीज़ तैयार करे कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो या फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। इसके साथ ही अगर हम ये देखेंगे आईआईपी ये जो इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI, इसके द्वारा मंथली आधार पर इसको जारी किया जाता है, यानी कि इसको मंथली जारी किया जाता है। जैसे 4 महीने के बाद जारी हुआ, फिर 3 मंथ के बाद, इसी तरह, या फिर इसको मंथली भी हर एक महीने में एक बार इसको जारी कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि आईआईपी का आखिर उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव, इसका पर्पस क्या है, तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका मेन अगर हम देखें तो इससे पता हमें क्या चलता है कि भारत के या फिर किसी क्षेत्र के उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसी तरह भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र की जो उत्पादन की मात्रा है उसे यानी कि अल्पकालिक परिवर्तनों को मापना है, यानी कि थोड़े समय में जितने परिवर्तन हुए हैं या फिर कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है, इन सभी को मापने का इसका एक पर्पस होता है।
ये एक तरह से संकेतक होता है जो कि डिफरेंट जो जितने भी भारत में इंडस्ट्रियल क्षेत्र है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी जो भी उत्पादन की मात्रा है उसको निश्चित आधार अवधि की तुलना में ट्रैक करता है। यानी कि इसका जो एक बेस ईयर तैयार कर लिया जाता है कि इस बेस ईयर से लेकर अब तक कितनी इसमें वृद्धि हुई है, कितनी इसमें कमी हुई है, इन सभी को कंपेयर करता है। जिससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक क्षेत्र है या फिर औद्योगिक स्वास्थ्य का फिर आंकलन किया जाता है। यानी कि एक बेस ईयर को मानकर ही इसके बाद जितनी भी वृद्धि हुई है इस सेक्टर में उसको इसके साथ डिफाइन करते हैं। अब अगर हम देखें कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी गणना जो है एक फॉर्मूले से की जाती है जिसको लेस पेरिस फॉर्मूला कहा जाता है, जो कि उत्पादन का एक सरल भारित अंकगणितीय औसत है। यानी कि एक प्रकार की एवरेज होती है उत्पादन को लेकर कि कितना प्रोड्यूस किया गया। मान लीजिए अगर हम बिजली सेक्टर किसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक मंथ में कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की गई है। तो उसी तरह ये एक तरह से एवरेज होता है और ये मात्रा आधारित सूचकांक यानी कि क्वांटम इंडेक्स है जहाँ पर उत्पादन को भौतिक इकाइयों में मापा जाता है। यानी कि आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा फिजिकल जो इकाइयाँ होती है फिजिकल यूनिट्स होते हैं, इसी तरह जो भौतिक इकाइयाँ होती हैं उनमें इस इंडेक्स को मापा जाता है। अब इसके लिए कौन सा बेस ईयर तैयार किया गया या फिर कौन से बेस ईयर को लेकर इस पूरे इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आईआईपी का जो बेस ईयर है 2011 से लेकर 12 तक है, जिससे इसकी तुलना की जाती है। यानी कि इसके रिलेटिव होता है ये, जैसे कि 2011-12 को लेकर यानी कि 11-12 में कितनी वृद्धि हुई, उसके बाद अगर हम आज देखें 2025 में तो कितनी वृद्धि हुई, तो उसको इसके साथ ही कंपेयर करके दोनों सालों को कंपेयर करके फिर पता चलता है कि ओवरऑल इसमें वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। आधार वर्ष जो है इसको समय समय पर अपडेट भी कर सकते हैं। यानी कि आज मान लीजिए इसको 2011-12 आधार वर्ष माना गया, कल को इसका 15-16 आधार वर्ष भी मान सकते हैं, इसके बाद 25-26 आधार वर्ष भी माना जा सकता है, ताकि जो अर्थव्यवस्था की संरचना है जो भी बदल रही है लगातार उसको सही से प्रतिबिंबित किया जा सके। तो इसी तरह ये भारत की जो भी अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड ये सारे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उससे रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए आईआईपी सेक्टर जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में इसको मापा जाता है। सबसे पहले खनन यानी कि माइनिंग का जो क्षेत्र रहता है इसमें 29 जो आइटम है वो शामिल की जाती हैं, जिसमें कोयला खनिज, इसके साथ ही लोहा या फिर कुछ और जितना भी जो आप समझ सकते हैं माइनिंग का सेक्टर रहता है उसमें जितनी भी खुदाई की जाती है उन सभी आइटम्स को शामिल करके, यानी कि इन सभी आइटम्स में कितनी वृद्धि हुई, इनके उत्पादन कितना हुआ, तो उन सभी को एक सूचकांक के जरिए दर्शाया जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जिसमें जो मशीनरी उद्योग आते हैं, कपड़ा आता है या फिर रसायन आते हैं, तो इसमें 809 आइटम्स जो हैं टोटल अभी तक रखी गई हैं, तो ये भी इसका कंपोनेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो कि यानी कि इसमें सिर्फ एक आइटम ही आती है बिजली, हमें पता ही है जो बिजली या फिर ऊर्जा, तो इस तरह के ये 3 इसके कंपोनेंट है। ये प्रमुख तौर पर अगर पूछा जाए आईआईपी के तो 3 कंपोनेंट है। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए उसमें बोला जाए कि इसमें से कौन सा एक घटक नहीं है आईआईपी का, तो उसमें आप आसानी से पहचान लेना कि माइनिंग भी इसका एक कंपोनेंट है, घटक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो तीनों घटकों को मापकर ही ओवरऑल आईआईपी को जारी किया जाता है। इसके बाद जो उद्योग आधारित वर्गीकरण अगर हम करें कि उद्योग कौन कौन से लगते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी गुड्स आती हैं, जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि सेक्टर आता है या फिर जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी गुड्स रहती हैं। उसके बाद कैपिटल गुड्स जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स रहती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। उसके बाद बुनियादी ढांचा, निर्माण वस्तुएं यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का जो भी काम करने वाली जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको लेकर। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि उपभोक्ता कौन कौन सी वस्तुओं को कैसे कंज्यूम कर रहा है, तो ये भी रहता है इसमें। इसके बाद कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स यानी कि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं मतलब कि जो लगातार मतलब कि लगातार वो इन वस्तुओं को यूज़ करेगा कोई भी कंज्यूमर है। इसके बाद एक ऐसी वस्तु आती है जिनको कभी कभार या फिर एक बार यूज़ कर ले उसके बाद यूज़ नहीं करते, ये नॉन ड्यूरेबल थिंग्स होती हैं या फिर गुड्स कहा जाता है। तो ये सब इसके कंपोनेंट थे। इसके बाद अगर हम देखें कि आईआईपी का रोल क्या है पॉलिसी मेकिंग में,
तो कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बना सकती है। तो इसमें सबसे पहला क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, कि इसका महत्व क्या है कि आर्थिक स्वास्थ्य, यानी कि आईआईपी जो है वो औद्योगिक गतिविधियों की जितनी जो भी स्थिति चल रही है, जैसे अभी हमने देखा कि अगर अगस्त में हमने ये जो रिपोर्ट देखी थी तो उसमें 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी, और अभी जो आज जो है 30 सितंबर, चलो मान लीजिए 29 सितंबर को ये रिपोर्ट आई है, तो 29 सितंबर यानी कि एक महीने के अंदर क्या वृद्धि हुई, क्या इसकी स्थिति है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या, उसको दर्शाया गया। ये क्या है, जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र अगर कम वृद्धि कर रहा है या फिर उसमें कमी होती है, तो वहाँ की जो जीडीपी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी कम होगी। इससे क्या होगा कि भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसके बाद नीति निर्माण के लिए जो सरकार, आरबीआई जितने भी नीतियाँ बनाती हैं या फिर ब्याज दरें लेने के लिए जो भी डाटा होता है, जो आईआईपी डेटा होता है, इसका यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए कि ब्याज की दर कैसे लगानी है, यानी कि कौन से सेक्टर में जो अच्छा उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर ब्याज की दर भी ज़्यादा रहेगी। अगर उनको लोन वगैरह देना है या फिर उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी पैसे आरबीआई के द्वारा या फिर किसी भी सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट लोन होते हैं, बैंक लोन होते हैं, तो उन सभी की जितनी भी ब्याज दरें रहती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो इन सभी सेक्टर में जो भी वृद्धि हुई है, यानी कि इस इंडेक्स से ही पता चलता है। उसी तरह से फिर वो अपनी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें रखना होता है वो रख लेते हैं। इसके बाद जो निवेशक और विश्लेषक होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो बाजार के रुझान, मांग आपूर्ति की स्थिति को भी समझने में मदद करता है, यानी कि बाजार में अब क्या कुछ चल रहा है, कौन सी वस्तुएं ज़्यादा बिक रही हैं या फिर कौन सी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा देखी गई है। अब मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सेल ज़्यादा होगी, इट मीन्स उसका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो उस क्षेत्र में अपना ज़्यादा पैसा लगाना चाहेंगे कि वहाँ से उन्हें प्रॉफिट हो। इसके बाद जो मंथली डेटा मिलता है, आईआईपी जो हर महीने इसको जारी किया जाता है, जो कि क्विक एस्टिमेट्स और उसके बाद जो भी संशोधित आंकड़े होते हैं उस पर आधारित होता है। यानी कि एक प्रकार से इसको क्विकली चेक कर लिया जाता है हर मंथ में कि इसका क्विक एस्टिमेट क्या है, उसके बाद जितने भी आंकड़े होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अब देखिए इसके लिए कुछ आईआईपी की लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो इसका दायरा क्या रहता है, सीमित रहता है। जैसे हमने पहले भी देखा, इसके सिर्फ अगर हम प्रमुख घटक या फिर कंपोनेंट्स देखें तो सिर्फ 3 क्षेत्र हैं, जिसमें खनन है, उसके साथ ही जो विनिर्माण क्षेत्र है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन तीनों क्षेत्रों को ही कवर करता है। सेवा क्षेत्र, निर्माण, गैस या फिर जल आपूर्ति को शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें जो भी ओवरऑल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उसको इसमें नहीं मापा जा सकता, नहीं इसको हम देख सकते। उसके बाद डेटा संग्रह की जो समस्या रहती है, यानी कि अगर प्रतिक्रिया दर कम रहे, यानी कि जो डेटा दोहराव भी हो सकता है, यानी कि जो भी रिएक्ट वगैरह किया जाता है अगर वो कम रहता है, उसके बाद डेटा को बार बार फिर उसको रेपिटेशन होती रहती, शून्य या फिर असामान्य उत्पादन रिपोर्टिंग, यानी कि कई बार क्या होता है कि एक महीने में कोई उत्पादन नहीं हो पाता है तो उसकी क्या रिपोर्टिंग रहती है कि शून्य उत्पादन हुआ है। कुछ आइटमों के लिए बहुत कम इकाइयों से ये डेटा मिलता है। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र की जो कवरेज है वो अपर्याप्त होती है। जैसे छोटे व्यवसाय रहते हैं, लघु उद्योग, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं या फिर अनरजिस्टर्ड जो सेक्टर होते हैं उसको ये ठीक से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता है। इसके बाद जो है विलंबित रिपोर्टिंग रहती है। डेटा जो है कई हफ्तों, महीनों की देरी से जारी किया जाता है, जो कि वास्तविक समय निर्णय लेने में बाधा डालता है। यानी कि जैसे डेटा इकट्ठा किया गया अगस्त में और उसको जारी किया गया सितंबर में या फिर अक्टूबर में, तो उससे क्या होता है, जो भी पॉलिसी बनाने के लिए जो भी निर्णय लेना होगा सरकार को या फिर जो भी ऐसे उद्योग के क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक जो भी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, उसको कोई भी अगर पॉलिसी बनानी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। उसके बाद कुछ डेटा में अशुद्धियां भी हो सकती हैं। कैसे, जो डाटा इकट्ठा करना या फिर उसको प्रसंस्करण करना या फिर उसकी व्याख्या करना, इसमें थोड़ी बहुत कमियां पाई जाती हैं। मूल्य परिवर्तनों का जो पूर्ण समायोजन नहीं रहता, यानी कि जो भी इनके प्राइस में जो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसका जो समायोजन उसको सही तरीके से नहीं दर्शाता है। तो ये सब इसकी लिमिटेशन रहती है। अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे PYQ बन सकते हैं। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था
इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट, यानी कि किसका हाईएस्ट वेट रहा है, जो भी इंडेक्स 8 कोर इंडस्ट्री का जो इंडेक्स रहता है, यानी कि IIP की ही बात की जा रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, ऑप्शन है कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो इसका वेटेज है वो ज़्यादा रहा है IIP में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है UPSC का, ये 21 में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बतानी कौन कौन सी सही हैं। इट इज़ द कॉम्पोजिट इंडिकेटर दैट मेजर चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो भी प्रोडक्शन होता है उनको ये मापने का, जो भी उनमें चेंज होता है उनको मेजर करता है। दूसरा ऑप्शन है 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज नियरली 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द IIP। इसके साथ ही इट कवर्स 407 आइटम्स ग्रुप्स इंक्लूडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जिसने इस टॉपिक को अच्छे से किया होगा, मीन्स कि IIP को देखा होगा, यानी कि IIP के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें 3 कैटेगरीज रहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको पता चल जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन the indices of 8 core industries have combined weight of 37.90%, which of the following are among those 8 core industries। तो जो 8 core industries हैं उसमें कौन कौन से ये जो है यानी कि इसमें कौन कौन से आइटम्स आती हैं उसमें शामिल की गई हैं। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सी ऑप्शंस है, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। अब जिसको पता होगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि अब देखिए ये जो हमने किया था पीछे, माइनिंग किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की थी, तो इसमें जो है सीमेंट भी उसका एक कंपोनेंट रहता है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो ये चारों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में इन चारों का ही नाम आता है, यानी कि ये चारों जो सेक्टर इसमें 4 आइटम्स ही शामिल हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वेट, यानी कि मैक्सिमम वेट किसका रहता है। तो अब इसमें सेक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछ लिया, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल्स। तो इसमें अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्राइमरी गुड्स। जो प्राइमरी गुड्स रहती हैं इनका जो वेटेज होता है वो मैक्सिमम रहता है IIP में। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट जो हमारी द हिंदू की न्यूज़ आ रही है, ये रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर है, यानी कि भारत और भूटान के बीच एक ऐसी परियोजना का निर्माण होने जा रहा है, यानी कि परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, जिससे भारत और भूटान के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी कि भारत, जैसे हम देखते हैं कि भारत जो है अपनी जो पड़ोसी पहले की नीति, यानी कि नेबर फर्स्ट की नीति को अपनाना चाहता है कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अच्छे से डेवलप्ड हो पाएगा। अब देखिए किसी भी देश को अगर डेवलप्ड होना है तो उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके संबंध ऐसे होने चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि अगर जहाँ पर जो समय चल रहा है कि भारत को ग्रोथ करना है, मतलब उसको ग्रोथ करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस समय पर वो अपने पड़ोसी देशों के साथ ही युद्ध में उलझा हुआ है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं भारत जो है ये अपनी पड़ोसी पहले की नीति, यानी कि नेबर फर्स्ट की नीति को अपनाकर आगे बढ़ सकता है। तो इसमें एक ये और जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 2 रेलवे लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान, यानी कि भूटान को इजी कनेक्टिविटी देने के लिए ये एक ऑफर किया गया है भारत के द्वारा। भारत और भूटान जो दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। अब ये जो रेल परियोजना शुरू की गई है इसमें जो है वंदे भारत ट्रेन के लिए इसको तैयार किया जाएगा, यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है भारत से लेकर अब भूटान तक जाएगी।
इसके बाद इसके अगर हम देखें इसकी लागत कितनी रहेगी तो 4000 करोड़ तक इसकी पूरी एक ये कॉस्ट इसकी रहेगी। इसके बाद टोटल डिस्टेंस जो है 89 किलोमीटर तक रहेगा इसका डिस्टेंस। और इसमें जो प्लेस है वो कौन कौन सी होगी तो इसमें जो है सबसे पहले जो कोकराझार गेलुफू, ये एक कोकराझार से लेकर गेलुफू तक रेल कनेक्टिविटी जाएगी। दूसरी जो रहेगी बानारहाट से समत्से यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर से होती हुई ये जाएगी। तो टोटल कॉस्ट 4000 करोड़ रुपए की रहेगी। इसी तरह ये जो जब भारत ने 2024 में भूटान की यात्रा की थी तो उस समय पर एक साइन हुआ था MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रोजेक्ट पर PM मोदी के साइन हुए थे और उसके बाद अब जो है इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो भारत से भूटान तक की जो पहली जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक ये की जाएगी, यानी कि पहली बार बॉर्डर को क्रॉस करने वाली लिंक परियोजना होगी। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है उन्होंने क्या कहा कि जो भूटान की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी, भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसके साथ ही जो भूटान है उसकी भी जो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, वैश्विक व्यापार मार्गों तक जो पहुंच होगी वो आसान हो जाएगी। जो विदेशी सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय साझेदारी का एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि दोनों पक्षों के द्वारा इस पर सहमति बनाकर ये परियोजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, तो यहाँ पर जो पहली परियोजना ये रहेगी, दूसरा प्रोजेक्ट ये रहेगा। तो दोनों प्रोजेक्ट को जो है भारत और भूटान के साथ यानी कि भारत और भूटान दोनों मिलकर इस कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या क्या हैं तो इसमें जो है कोकराझार ये असम से होकर, ये असम की एक प्लेस है, और गेलुफू भूटान, यहाँ पर एक जो रेल पटरी यानी कि रेल लिंक उसको किया जाएगा। इसकी जो लेंथ रहेगी 69 किलोमीटर तक और इसकी सिर्फ जो कॉस्ट रहेगी वो 3456 करोड़ रुपीस की इसकी लागत रहेगी। ये समय रहेगा 4 सालों तक में ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। ये जो है रेल लाइन जो है असम के जो भी कोकराझार है, असम का ये एक प्लेस है, उसको भूटान के गेलुफू के साथ जोड़ेगी। गेलुफू क्या है, भूटान का एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यानी कि वहाँ पर उद्योग काफ़ी बड़े बड़े हैं। भारत और भूटान के बीच जो व्यापार होगा वो बढ़ जाएगा, पर्यटन, आर्थिक गतिविधियाँ, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। तो भूटान के लिए भारतीय रेल नेटवर्क से ये पहला सीधा रेल संपर्क रहेगा, यानी कि भूटान और भारत का जो रेल नेटवर्क है उनके बीच ये पहला ऐसा रेल संपर्क है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप, ये है दूसरी जो परियोजना रहेगी। पहली जो है कोकराझार से लेकर गेलुफू तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि भूटान जो है, ये देखिए भूटान जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं चीन के साथ भी मिलता है, यानी तिब्बत। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो चीन है उसने जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के जरिए भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पर चारों तरफ से घेरने की योजना बना रही। तो अब इसी बीच भारत का भी कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। कल को अगर चीन के साथ उसका मुकाबला करना भी पड़े भारत को, तो वो खुद में इतना मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसको किसी और की मदद की ज़रूरत तो पड़ सकती है, लेकिन इतना नहीं पूरी तरह से ऐसा ना हो कि हम कहीं अमेरिका पर डिपेंड है, कहीं हम बांग्लादेश पर, कहीं किसी और कंट्री पर पूरी तरह से डिपेंड है कि वो आएंगे तो हम बच पाएंगे या ऐसा कुछ होगा। ऐसी ना कोई सिचुएशन बने तो अच्छा है। लेकिन फिर भी भारत ये जो अपनी परियोजना, अपने उद्योग विकास को बढ़ाना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कदम उठाए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे ये स्टेप लिए जा रहे हैं। इसमें जो दूसरी परियोजना है बनरहाट की, ये पश्चिम बंगाल के एक जगह है, और समाज से भूटान, यहाँ पर इन दोनों के बीच जो रेल लिंक किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो लेंथ है 20 किलोमीटर तक है और ये 577 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। ये जो पूरी एक लाइन रहेगी ये पश्चिमी बंगाल के बनरहाट शहर को भूटान के सामत से जोड़ेगी। ये छोटी लाइन रहेगी, लोगों को और सामान को आवाजाही का आसान साधन बनाएगी, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए टोटल इस पूरे दोनों प्रोजेक्ट की, यानी कि ओवरऑल प्रोजेक्ट तो एक ही है लेकिन इसमें 2 रेल लिंक किए जाएंगे। इसकी लागत हमने पहले भी बात की है, जो आर्टिकल में दी हुई थी 4000 करोड़ रुपए की।
इसका उद्देश्य क्या है कि भारत और भूटान के बीच जो पहली रेल कनेक्टिविटी है उसको स्थापित करना, यानी कि भारत और भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बीच पहली ऐसी कोई भी इससे पहले रेल लिंक परियोजना नहीं चली, ये कनेक्टिविटी इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन, संस्कृति, आदान प्रदान, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना को अब मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो निर्माण है वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है। अब देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी क्या रहेगी, यानी कि इन दोनों देशों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो सीमा पार सहयोग मिलेगा, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन रहेगा। ये जो है भारत और भूटान के बीच पहली कनेक्टिविटी है। इससे दोनों देशों के बीच जितने भी भौतिक और जो सांस्कृतिक संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनीति रहेगी। ये जो परियोजना है भारत के नेबरहुड फर्स्ट की नीति उसका एक हिस्सा है, जिससे क्या दक्षिण एशिया में सहयोग स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हमें पता है भारत को चीन जो है भारत को हर प्रकार से घेरने की एक नीति बना रहा है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए भारत को भी ज़रूरत है कि अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा करें। इसके साथ ही सुरक्षा, व्यापार में निगरानी रहेगी। ये जो सीमा पार जितना भी व्यापार होगा, आवाजाही होगी और उसको औपचारिक नियंत्रित करना इसको आसान हो जाएगा, जिससे जो भी अवैध गतिविधियां हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा। जो भी अवैध गतिविधियां यानी कि आतंकवाद का घुसना या फिर इलीगली जो भी काम होता है बॉर्डर पार, उन सभी पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध या फिर उन पर जो है रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि होगी। जो कोकराझार गलेफू लिंक है, इस गलेफू ये जो प्लेस है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है भूटान का। तो उसमें जो भूटान के उत्पाद रहेंगे जिसमें हाइड्रो पावर, सीमेंट या फिर कृषि उत्पाद रहेंगे, भारतीय और वैश्विक बाज़ारों तक उसकी जो पहुंच है उसको आसान किया जाएगा। इसके बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के तहत जो टूरिज्म है वो काफ़ी बूस्ट होगा। भूटान का जो पर्यटन उद्योग है उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम भूटान के अगर हम एरिया देखें तो एरिया वाइज बहुत छोटी कंट्री है भूटान, लेकिन वहाँ पर अगर हम उनकी इकोनॉमी को देखें तो पर्यटन एक बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। जैसे कि भूटान का हमें पता है जो हिमालय जो यहाँ पर जो भी हिमालय श्रेणी है भूटान में से होकर गुजरती है, तो उससे क्या कि उनका जो टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी, टूरिज़्म से उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो भारतीय जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं उनके लिए ये भूटान की यात्रा आसान हो जाएगी, सस्ती और फिर सुविधाजनक भी रहेगी, क्योंकि रेल जो है रेल के माध्यम से जो लंबी दूरी की यात्राएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाती हैं। इसके बाद रोज़गार, बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। जो परियोजना इतने करोड़ मतलब लागत इसकी है, जिससे भारत और भूटान दोनों में जो निर्माण होगा उसका परिवहन या फिर उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर रोजगार सृजित होगा। अब जब ये परियोजना शुरू होगी तो अब उसमें हज़ारों ही मजदूर लगेंगे, तो अब उनको क्या होगा कि कहीं ना कहीं सभी को रोजगार मिलने की उम्मीद होगी। इसके बाद क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण रहेगा। ये जो है भारत का जितना भी ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यानी कि भारत के पूर्व उत्तर जो राज्य हैं उनको भूटान के साथ जोड़ेगा, और जो दक्षिण एशिया व्यापार नेटवर्क जैसे कि BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन चारों का जो सहयोग है या फिर चारों का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए अच्छा कदम हो सकता है। अब देखिए इंडिया और भूटान का कोऑपरेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हमने बात की कि रेलवे लिंक जो परियोजना है उसके जरिए भारत और जो भूटान है उनका सहयोग जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके बाद हाइड्रो पावर सहयोग भी करता है। भारत जो है भूटान के हाइड्रो पावर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है और उसके साथ ही खरीदार भी है, यानी कि हाइड्रो पावर जो हमें भूटान से मिलती है सस्ती और अच्छी आसानी से मिल जाती है। ये जो परियोजनाएं हैं मांग देशु और पुनात सांगशु जो हाइड्रो पावर ये प्रोजेक्ट है भारत की जो वित्तीय और तकनीकी सहायता से चल रहा है, यानी कि भारत जो है इनमें पैसा लगाता है यानी कि इन्वेस्ट करता है, तो ये प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है। इसके साथ व्यापार और निवेश में भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी माना जाता है। भूटान जो है भारत से खाद्य पदार्थ, मशीनरी, जितनी भी जो हमारी कंज्यूमर की वस्तुएं होती हैं उन सभी को इंपोर्ट करता है, और उसके साथ ही भारत जो है हाइड्रो पावर, खनिज, कृषि उत्पाद ये भारत के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं भूटान से। इसके अलावा
जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति का अनुसरण कर रहा है भारत। इस नीति के तहत ही भारत जो है भूटान में अपनी ऐसी परियोजनाएं चलाने की सोच रहा है, या फिर चलाने के जो जितनी भी मतलब कि परियोजना है वो सामने लेकर आ रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा में भी सहयोग रहेगा, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर पर जो सुरक्षा होती है उसमें भूटान और भारत जो है दोनों अब मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय एकीकरण रहेगा, यानी कि जो भी क्षेत्र रहता है जिसमें अभी हमने बात की बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, इन सभी चारों देशों का आपसी जो कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय व्यापार, ये सब बढ़ेगा, तो इनकी जो भी एकीकरण है वो मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा ये जो परियोजना है भारत भूटान में रोजगार भी बनाएगी। इसके अलावा निर्माण, परिवहन के क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व उत्तर राज्य जिसमें असम और पश्चिम बंगाल है उसको भूटान के साथ जोड़कर क्षेत्र का विकास करना या फिर स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। भूटान को बांग्लादेश के जितने भी बंदरगाह जैसे कि चट्टगाम है उसके अलावा उस तक पहुंच जो है वो आसानी से मिल जाएगी, यानी कि भारत के रास्ते होते हुए बांग्लादेश तक भी भूटान अपना व्यापार कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक से लेकर, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रो पावर परियोजनाओं में सहयोग करता है? इसमें ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस बार साफ साफ आंसर दिख रहा है, इसका आंसर क्या है? भूटान। तो भूटान अभी हमने देखा कि हाइड्रो पावर परियोजना में भारत के साथ सहयोग करता है। इसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज की इस सेशन की हमारी लास्ट न्यूज़ ये रहेगी। इसमें न्यूज़ क्या आ रही है? कृष्णा और गोदावरी नदी को लेकर ये न्यूज़ है, यानी कि जो फ्लड का थ्रेट है आंध्र प्रदेश में अभी भी वैसे ही बना हुआ है। अभी हमने देखा कि भारत की जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट जो भी स्टेट्स रही हैं, जितनी भी नॉर्थ भारत की नॉर्थ जो भी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लड से मतलब फ्लड का सामना कर रहा था। बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। अभी आपने देखा ही होगा उत्तराखंड, पंजाब, उसके साथ ही हिमाचल में आए दिन बाढ़ आती रहती है। तो इन सभी क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा भारत का जो नॉर्थ एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, उसके साथ ही भारत को इतनी ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो जाती है इन सभी को लेकर। तो इसी तरह जो आंध्र प्रदेश भारत का एक स्टेट है ये जो है साउथ में है, तो इस पर भी जो कृष्णा और गोदावरी नदी में अब पानी बढ़ने की मतलब एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है। यानी कि वैसे अब ये जो बाढ़ है मतलब इसने अपना खतरा अभी भी बनाए हुआ है पूरे भारत में, कहीं ना कहीं ये आने की उम्मीद लगी हुई है अभी भी, यानी कि रिपोर्ट ऐसी जारी की जा रही है। इसके अलावा जब ये बाढ़ आ सकती है या फिर ये बाढ़ आई थी पहले भी, तो उससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? तो कृष्णा बेसिन में जो क्षेत्र थे जिसमें विजयवाड़ा, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, भापतला, पलनाडु और प्रकाशम जिले, तो ये सब प्रभावित हुए थे कृष्णा बेसिन में। इसके साथ ही गोदावरी बेसिन में जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, अलूरी, सीतारामराजू, अंबेडकर, कोनसीमा, काकीनाडा, एलुरु जिले, तो ये जितने भी जिले थे ये सभी प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। और आगे भी जब अगर मान लीजिए फ्लड आता है तो ये सभी जिले फिर से प्रभावित हो सकते हैं। अब इसमें जो है हम अगर इस न्यूज़ को कवर करें तो इसमें हम मेन जियोग्राफिकल एरियाज इसको कवर करेंगे कि इसमें जो कृष्णा और गोदावरी नदी की बात की गई है उसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये कृष्णा नदी कहाँ से शुरू होती है, इसका बेसिन क्या है, इसमें कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो कृष्णा नदी है ये जो महाबलेश्वर हिल्स है महाराष्ट्र में सतारा जिला जो है उसके पास, तो वहाँ पर जो एक घाटी है वहाँ से बहती है, यानी कि शुरू होती है वहाँ से, और नदी समुद्र से लगभग ये 1337 मीटर ऊंचाई पर है और छोटे से एक झरने के रूप में ये शुरू होती है, यानी कि एक छोटा सा झरना आता है फिर आगे उसका पानी बहुत बड़ा रास्ता बना लेता है। तो इससे क्या होता है एक नदी का रूप धारण हो जाता है। इसका अगर हम प्राचीन नाम की बात करें जो इससे पहला नाम था वो कृष्णवेणी था, यानी कि कृष्णवेणी भी इसको कई जगह पर कहा जाता है। अब देखिए बेसिन इसके कौन कौन से, बेसिन क्या होता है? बेसिन वो होता है कि नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहकर यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में होकर बह रही है। जैसे मान लीजिए ये नदी आ रही है तो इस नदी का ये एक इधर पानी चला गया, कुछ पानी इधर चला गया, कुछ इधर चला गया या फिर इधर चला गया, तो ये इसको हम नाम रख रहे थे ए, बी, सी और डी। तो इसका जो बेसिन है ये ए, बी, सी, डी ये सभी इसके बेसिन है, कहाँ कहाँ से इस नदी का पानी होकर गुजरता है।
तो कृष्णा नदी का जो बेसिन है भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो महाराष्ट्र में जो है 26% तक नदी बहती है वहाँ पर, कर्नाटका में 43% तक, आंध्र प्रदेश में 18% और तेलंगाना में 10% तक। अगर टोटल इसके हम बेसिन क्षेत्र की बात करें, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना रखिए कि इसमें कौन कौन से बेसिन है इसके साथ। अब अगर हम इसकी ट्राइब्यूटरीज, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या है कि मान लीजिए कोई नदी आ गई, न्यूज़ में आ गई, कोई करंट अफेयर में किसी नदी की बात आ गई, अब उससे लेकर उसकी ट्राइब्यूटरीज भी पूछ सकता है कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है, या फिर उसके अलावा इसके जो भी मेजर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इस नदी पर, तो उन सभी को पूछा जा सकता है, या फिर इसका ओरिजिन भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह अब हम इसकी कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कृष्णा नदी है, यहाँ महाराष्ट्र यहाँ से शुरू होती है, नहीं ये जो है महाराष्ट्र है, तो कृष्णा नदी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसकी कौन कौन सी ये जो इसकी नदियां हैं, ये हैं सहायक नदियां। ये इसकी राइट बैंक यानी कि राइट साइड में से जो भी ट्राइब्यूटरी निकलेगी इसकी, ये वाली, तो इसमें कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और मालप्रभा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रे मालप्रभा, घटप्रभा, कोयना, इसके साथ ही ये रे तुंगा। तो ये सब इसकी क्या है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। आपको इनके नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी आती है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, यानी कि बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं कृष्णा की। तो इसमें है भामा, भीमा, तुंगभद्रा, मुस्सी और पालेरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भीमा, ये कृष्णा नदी जा रही, ये रही भीमा, इसके साथ ही यहाँ पर आती है भामा, इसके साथ ही इधर से आती है तुंगभद्रा, यहाँ पर मूसी आती है और फिर पोलेरू। तो ये सब नदियाँ जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे आपने ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आपने देखा भी होगा, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि सोरो ऑफ बिहार या फिर सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बता सकते हैं कि सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। अब देखिए इसके साथ ही अगर हम गोदावरी नदी की बात करें, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली सबसे लंबी नदी गंगा है, दूसरी जो है गोदावरी है, तो इसी वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी जो है उसके पश्चिमी घाट के पास ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो वहाँ से होती है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 1000 मीटर है। ये ऊंचाई वगैरह नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और ये एक छोटे से झरने के रूप में ये भी शुरू होती है। इसके बाद नदी जो काफ़ी लंबी बहती जाती है और ये दूसरी बड़ी लंबी नदी बन जाती है। लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के जो राजमहेंद्रवरम है उसके पास डेल्टा बनाती है और फिर समुद्र में मिल जाती है। अब इसका बेसिन कौन कौन सा है, तो गोदावरी नदी का बेसिन भारत के 6 राज्यों में से होकर जाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसका बेसिन जो है 6 राज्यों में से, और एक जो यूटी है पुडुचेरी, यानम क्षेत्र है पुडुचेरी का, वहाँ से होकर ये गुजरती है। इसके बाद ये जो बेसिन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.5% हिस्सा कवर करता है। यानी कि आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर पूरा भारत 100% है तो उसका जो 9.5% जो है वो पूरा एरिया जो है गोदावरी नदी के बेसिन के द्वारा कवर किया जाता है। इस नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, नासिक, नांदेड़, हैदराबाद, राजमहेंद्रवरम। इसके बाद क्या होती है, नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, काकीनाडा। तो ये सब इसके प्रमुख शहर हैं, इस नदी के तट पर बने हुए हैं। बेसिन में जो उपजाऊ डेल्टा के कारण यहाँ पर चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, नारियल ये सब खेती प्रमुख तौर पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, खास करके जो कोरिंगा है आंध्र प्रदेश में, मैंग्रोव वन यहीं पर मिलते हैं। यहाँ पर ये एक जैव विविधता का एक हिस्सा है। यहाँ पर अब ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें ये आती हैं जे कनाह, पेंच, इसके साथ ही वेनगंगा, पेनगंगा, तो ये वर्धा, ये सब क्या आती हैं, हाँ ये नदी है। तो ये सब इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं
प्रवरा, मूला, मंजारा, इसके साथ ही ये मंजारा नदी जा रही है, इसके साथ ही ये मनेर जो है, तो ये सब इसकी जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। इसके साथ ये जो गोदावरी नदी है, ये पूरे मतलब भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है या फिर दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें कुछ डैम्स का प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं या फिर डैम्स बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डैम है डावलेश्वरम बैराज जो बना हुआ है, ये राजमहेंद्रवरम यानी कि आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जितना भी डेल्टा का क्षेत्र उसमें सिंचाई करना या फिर गोदावरी डेल्टा की जो खेती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो बांध है जायकवाड़ी बांध है, ये जो स्थान है औरंगाबाद महाराष्ट्र में पूर्णा नदी के पर बना हुआ है। इसका उद्देश्य है कि जो भी मराठा क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई और पीने वाले जल की पूर्ति करना। इसके बाद श्री राम सागर बांध जो है, पोचमपद बांध भी इसको कहा जाता है, ये निज़ामाबाद तेलंगाना में है। इसका उद्देश्य तेलंगाना में सिंचाई जल पूर्ति। अब देखिए जहाँ भी बांध बने होते हैं तो वहाँ पर जो भी सिंचाई वगैरह करना, ये सब कुछ मतलब उनकी एक उद्देश्य बन जाता है कि वहाँ की जितनी भी जो भी वहाँ पर फसलें, औद्योगिक क्षेत्र या फिर जो भी वहाँ पर कृषि क्षेत्र है उसमें सिंचाई करना या फिर जल की आपूर्ति करना, ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं बांध के। इसके साथ ही इंद्रावती बांध, ये जो है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए, यानी कि ये जो है हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करता है। इसके साथ ही ये नवरंगपुर ओडिशा इसके स्थान पर ये इस जगह पर बना हुआ है, ये इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही जो अगला बांध है मंजीरा बांध, इसका स्थान है मेदक तेलंगाना, ये हैदराबाद उसके आसपास के क्षेत्र में पीने वाला पानी और सिंचाई उपलब्ध करवाता है। इसके बाद वैनगंगा बांध जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में बना है, ये भी सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बना। मोस्टली सभी जितने भी डैम गोदावरी नदी पर बने हैं वो सभी जल आपूर्ति सिंचाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बांध है ये इंद्रावती बांध, तो ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो आप इसको एक एज अ डिफरेंट इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है। इसमें गोविंद सागर जो डैम है सतलुज नदी पर बना हुआ है। इसके साथ ही उकाई रिजर्वोयर जो है वो तापी नदी पर बना है। वुलर लेक जो है झेलम नदी पर है। इसके साथ ही ये जो है कोलेरू लेक ये कृष्णा नदी पर बनी, ये गलत है। तो उसने क्या उन्होंने कहा कि नॉट करेक्टली, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो कोलेरू लेक है वो कृष्णा नदी पर नहीं बनी हुई। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसके साथ और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। तो इसमें कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ओनली 2 करेक्ट हैं। इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो दोनों ही करेक्ट है। इसमें सेकंड जो हमने अभी पीछे देखा था कोलेरू लेक और कृष्णा का इतना डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी सही है, तो सिर्फ 2 सही होंगी। आगे एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाएं, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए लेंथ में जिसको तो ये पता होगा कि गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, यानी कि भारत की दूसरी लंबी नदी, पहली गंगा सबसे लंबी नदी, दूसरी है गोदावरी। अब इसमें देखिए जिसको पता होगा गोदावरी का वो नर्मदा, इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल ही मतलब कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 बचे, गोदावरी, उसके बाद आती महानदी, नर्मदा और तापी। तो इसमें कहीं और हिंट लेकर भी आप कर सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे टॉपिक को बार बार करेंगे, जैसे कि न्यूज़ में आए दिन टॉपिक कहीं ना कहीं किसी रिवर का आ गया, किसी इकोनॉमी का टॉपिक आ गया या फिर किसी हिस्ट्री का टॉपिक आ गया, तो उसको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जितनी भी जो समझ होती है किसी टॉपिक पर वो बढ़ती जाती है। तो इसी तरह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो रिवर्स हैं धीरे धीरे आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी, इसका ये सीक्वेंस जो है करेक्ट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि लेंथ डिक्रीजिंग है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फोक्स इनटू 2 streams and reunites a few miles farther on, thus forming the islands of Srirangpatnam,
सिबासा मुंद्रम एंड श्रीरंगम। तो ये जो तीन यानी कि 3 बार जो काटती है जो नदी, 3 बार यहाँ पर यानी कि एक जगह को 3 बार काटती है और 3 अलग अलग जो आइलैंड्स बनाती है, इसमें कौन सी नदी है? तो वो है कृष्णा नदी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे फिर स्टेटमेंट है, घग्गर्स वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल, नर्मदा राइजेज फ्रॉम अमरकंटक रीजन, निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन द मंजरा रिवर, पेनगंगा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो इसमें इज नॉट ट्रू कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है इसमें? तो ये जो है निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन द मांजरा रिवर, तो ये गलत है ऑप्शन। हमने पीछे देखा था निजाम सागर जो डैम है वो मांजरा रिवर पर स्थित नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं मंजीरा हाँ, ये देखिए ये मंजीरा जो बांध है ये बना हुआ है गोदावरी रिवर पर। तो यहाँ पर पीछे हमने किया था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो निजाम सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द मांजरा रिवर, ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, पहली, दूसरी और चौथी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के द हिंदू के टॉपिक जो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर कर लें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अपने कल के द हिंदू टॉपिक के साथ, करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।